नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर गरमाई सियासत की, चुनाव आयोग पर उठते सवालों की, देखेंगे हरियाणा में वोट चोरी के खिलाफ कांग्रेस के अभियान को, दिल्ली विस्फोट मामले में हुए नए खुलासे को, जानेंगे कैसे मुश्किलों से घिरा चुनाव आयोग और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव ने एसआईआर के लिए सीसीटीवी की तरह पीपीटीवी का किया ऐलान। पीपी का मतलब पीडीए प्रहरी। एसआईआर की कमी की सूचना चुनाव आयोग और जनता को देंगे पीडीए प्रहरी। दिल्ली में प्रदूषण का रेड अलर्ट, ग्रैब 3 हुआ लागू, कंस्ट्रक्शन समेत कई कामों पर लगी रोक। शेख हसीना का बड़ा बयान, भारत के प्रति यूनुस की दुश्मनी बांग्लादेश के लिए पड़ रही है भारी, बांग्लादेश लौटने की शर्त भी बताई। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 595 अंक बढ़कर 84,466 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 180 अंक बढ़कर 25,875 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। महागठबंधन के सीएम फेस और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तमाम एग्जिट पोल्स को फर्जी करार दिया है। उनका दावा है कि ये सारे आंकड़े फेल साबित होंगे और 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार शपथ लेगी। इसके साथ ही तेजस्वी ने इस चुनाव में हुई रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के पीछे की वजह भी बताई। तो क्या कुछ बोले तेजस्वी यादव, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने में महज एक दिन ही बाकी है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। विपक्ष की सबसे बड़ी चिंता ये है कि वोट चोरी ना हो, इस चुनाव में भी धांधली ना हो, जिसके लिए आरजेडी ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं। पीठासीन से फॉर्म 17C जरूर लेने पर जोर दिया है। आरजेडी नेता और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूसरे चरण की बम्पर वोटिंग को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि लोगों ने भारी संख्या में वोट बदलाव के लिए किए हैं, ना कि नीतीश जी को बचाने के लिए। वहीं जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए हैं उनमें ज्यादातर सर्वे एनडीए की सरकार दोबारा बनने का दावा कर रहे हैं। तेजस्वी ने इन पोल्स को फर्जी करार दिया। उन्होंने पिछले लोकसभा, पश्चिम बंगाल और झारखंड विधानसभा चुनावों में भी ऐसे ही सर्वे के गलत साबित होने का हवाला देते हुए कहा कि ये एग्जिट पोल बीजेपी और खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशन में किए गए हैं। उन्होंने काउंटिंग को लेकर भी जनता को आगाह किया कि प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जाएगी कि काउंटिंग को धीमा किया जाए। उन्होंने जनता से अपील की कि मतगणना में गड़बड़ी की कोशिश होने पर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहें। तेजस्वी ने 18 नवंबर को महागठबंधन की सरकार बनने का दावा किया। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने भी कहा कि अगर एनडीए 140 से ज्यादा सीटें जीतती है तो ये फर्जी मतदाता सूची और ईवीएम का कमाल होगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तो साफ कहा कि एग्जिट पोल में उनकी जो मर्जी दिखा लें, लेकिन परिणाम कुछ और ही होगा। यानी विपक्ष को अपनी जीत का पूरा भरोसा है। अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को जब नतीजे सामने आते हैं तो उनका भरोसा हकीकत में बदलता है या नहीं। बिहार में वोट चोरी ना हो, विपक्ष इसके लिए पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक विपक्ष ने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। यहाँ तक कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर भी लंबे वक्त से सवाल उठते रहे हैं। और अब सीसीटीवी फुटेज को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए जवाब ने विपक्ष के आरोपों को और बल दे दिया है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर लोकसभा चुनाव और चुनाव आयोग की पारदर्शिता को लेकर चर्चा तेज हो गई है। चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि लोकसभा चुनाव से जुड़े मतदान केंद्रों के सभी सीसीटीवी फुटेज और उससे जुड़ी तमाम सामग्री को नियमों के मुताबिक नष्ट कर दिया गया है। आयोग के इस कदम ने उसकी पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल एडवोकेट महमूद प्राचा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान रिकॉर्ड की गई सभी वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित रखने का अनुरोध किया था। लेकिन जस्टिस मिनी पुष्करना की कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने बताया 30 मई 2025 को जारी संशोधित दिशा निर्देशों के तहत फुटेज को नष्ट कर दिया गया, जिन्हें चुनाव परिणाम को चुनौती देने वाली कोई याचिका न होने पर केवल 45 दिनों तक ही रखा जाना था। आयोग ने तर्क दिया कि इसका मकसद चुनावी प्रक्रिया में शामिल न होने वाले लोगों का सोशल मीडिया पर मतदान संबंधी विजुअल्स के दुरुपयोग को रोकना था। प्राचा ने तर्क देते हुए आयोग के इस रुख का कड़ा विरोध किया कि जब याचिका पहले से ही कोर्ट में लंबित थी तो फुटेज को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था। चुनाव आयोग की 2023 के हैंडबुक के पैराग्राफ 19.10.4 में स्पष्ट रूप से किसी भी कानूनी कार्यवाही के दौरान वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया है। अब सवाल उठता है कि भले ही 45 दिनों वाला नियम अमल में लाया गया, लेकिन जब मामला कोर्ट में है तो वीडियो रिकॉर्डिंग को सुरक्षित रखने का भी निर्देश है। लेकिन इसके बावजूद आयोग का वीडियो डिलीट कर देना कहीं न कहीं उसकी मंशा पर शक पैदा करता है, तो साथ ही उसके गैर जिम्मेदाराना रवैये को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर तो पहले से ही सवाल उठते रहे हैं, लेकिन अब चुनाव आयोग के इस कदम से चुनाव नतीजों पर शक और गहरा गया है।
चुनाव आयोग का वीडियो डिलीट कर देना उसकी मंशा पर कई सवाल खड़े करता है, जिससे वोट चोरी को लेकर जो आरोप विपक्ष लगा रहा है वो और मजबूत होते जा रही हैं। ऐसे में अब कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ नया अभियान छेड़ दिया है। हरियाणा चुनाव में धांधली के खिलाफ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम के बाद अब हरियाणा कांग्रेस ने हल्ला बोल दिया है। पूरे राज्य में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान का आगाज कर दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में करनाल से एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से ये अभियान 27 दिन तक चलेगा, जिसमें पूरे राज्य को कवर किया जाएगा। इस अभियान का आगाज करनाल के पाठक अस्पताल के सामने एक विशाल जनसभा से हुआ, जिसमें प्रदेश भर से हजारों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। इस अभियान की अगुवाई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने की, जिनके साथ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद रहे। जनसभा के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला और जिला सचिवालय पहुंचकर एसडीएम अनुभव मेहता को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस दौरान कहा कि कांग्रेस प्रदेश में लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ेगी। जैसा कि आप जानते हैं कि ये राज्यव्यापी आंदोलन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम वाले खुलासे के बाद आया है। राहुल गांधी ने 5 नवंबर को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया था कि हरियाणा में अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनावों में 25 लाख वोटों की चोरी हुई है। उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर दिखाते हुए सवाल उठाया था कि विदेशी मॉडल के फोटो वाली वोटर आईडी से 22 बार वोट डाले गए। यह आंदोलन अगले 27 दिनों तक चलेगा। करनाल से शुरू होने के बाद ये 13 नवंबर को अंबाला, 15 को फरीदाबाद और 30 नवंबर को रोहतक समेत सभी जिलों को कवर करेगा, जिसका समापन 8 दिसंबर को पानीपत में होगा। प्रदर्शन के बाद सभी जिलों की तरफ से प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में रिपोर्ट भी भेजनी होगी। पूरे हरियाणा की कंपाइल्ड रिपोर्ट पार्टी हाईकमान के पास भेजी जाएगी। यानी कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में वोट चोरी के मुद्दे पर विरोध का बिगुल फूंक दिया है, जिसकी आवाज पूरे राज्य में सुनाई देगी। माना जा रहा है कि इस आंदोलन से न सिर्फ जनता को वोट चोरी के खिलाफ जागरूक किया जाएगा, बल्कि इससे चुनाव आयोग और बीजेपी पर भी दबाव बढ़ेगा। अब यह आंदोलन कितना रंग लाता है, ये देखना होगा। कांग्रेस के अभियान से बीजेपी और चुनाव आयोग की टेंशन बढ़ गई है। वैसे चिंता आतंकी हमले को लेकर भी जताई जा रही है। दिल्ली में कार विस्फोट की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है और नए नए खुलासे हो रहे हैं। भूटान से लौटकर पीएम मोदी ने हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की है। तो क्या है इस घटना को लेकर पूरा अपडेट, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दिल्ली कार धमाके के मामले में आए दिन नए खुलासे हो रहे हैं और अब इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी की तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। जांच में पता चला है कि संदिग्धों के पास Hyundai i20 के अलावा एक और कार भी थी। ये कार डॉक्टर उमर उन नबी के नाम पर रजिस्टर्ड है। माना जा रहा है कि इस कार में भी विस्फोटक हो सकता है। दिल्ली के अलावा पड़ोसी राज्यों यानी यूपी और हरियाणा में तलाश के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट में मिलिट्री ग्रेड के विस्फोटक के इस्तेमाल की आशंका जताई जा रही है। जांच में पता चला है कि फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद आनन फानन में ये धमाका हुआ। विस्फोट को अंजाम देने वाले डॉक्टर मोहम्मद उमर से जुड़े कई अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। इसके अलावा फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इस यूनिवर्सिटी से ही दिल्ली ब्लास्ट की प्लानिंग की गई, जबकि इस घटना को अंजाम देने में डॉक्टर शाहीन की मुख्य भूमिका रही है। शाहीन और उसके भाई जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया है। खुफिया और जांच एजेंसियां तेजी से छानबीन में जुटी हुई है। इस मामले में सरकार एक्शन में दिख रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साजिशकर्ताओं को खोज निकालने के आदेश दे दिए हैं। वहीं भूटान दौरे से लौटने के तुरंत बाद पीएम नरेंद्र मोदी सबसे पहले LNJP अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे के पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक भी बुलाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने की बात कही है। अब इस मामले में आने वाले वक्त में क्या खुलासा होता है, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। दिल्ली विस्फोट के पीछे किसका हाथ था? पूरा देश सच जानना चाहता है। लोगों में काफी आक्रोश है तो गुस्सा SIR के खिलाफ भी है। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे राज्य इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुके हैं और अब पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी पार्टी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि आयोग ने गुपचुप तरीके से नियमों में बड़े बदलाव कर दिए। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। दूसरे चरण के तहत SIR प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल में भी ये प्रक्रिया चल रही है। सत्तारूढ़ पार्टी TMC पहले से ही SIR को लेकर चुनाव आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। वहीं अब पार्टी ने चुनाव आयोग को लेकर जो खुलासे किए हैं उससे आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग पर गुपचुप तरीके से नियमों में हेरफेर का आरोप लगाया है।
टीएमसी ने आयोग पर बूथ स्तरीय एजेंटों यानी बीएलओ की नियुक्ति के नियमों में चुपचाप बदलाव करने का आरोप लगाते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें लिखा है कि चुपचाप और चालाकी से चुनाव आयोग ने बूथ स्तरीय एजेंटों यानी बीएलए की नियुक्ति से संबंधित नियमों में संशोधन कर दिया है। चुनाव आयोग के 2023 के दिशा निर्देशों के मुताबिक बीएलए को उस मतदाता सूची के संबंधित इलाके में पंजीकृत मतदाता होना चाहिए जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है। लेकिन नए संशोधित निर्देश में कहा गया है कि मतदाता सूची के उसी भाग से बूथ स्तरीय एजेंट यानी बीएलए उपलब्ध न होने की स्थिति में उसी विधानसभा क्षेत्र के किसी भी पंजीकृत मतदाता को बूथ स्तरीय एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। पार्टी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग के इस कदम से गंभीर सवाल खड़े होते हैं, जब मौजूदा मानदंडों के मुताबिक बीएलओ उसी बूथ या कम से कम उसी मतदान केंद्र से संबंधित होनी चाहिए, फिर बीएलए के लिए ही अपवाद क्यों बनाया गया। टीएमसी के आरोप यही खत्म नहीं हुए, बल्कि पार्टी की तरफ से आरोप लगाए गए कि ये बदलाव इसलिए किया गया क्योंकि भाजपा स्थानीय बूथों के भीतर से एजेंट नहीं ढूंढ पा रही है और प्रक्रिया में धांधली करने के लिए बाहरी लोगों को लाना चाहती है। पार्टी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी की चापलूसी करने के आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि कोई आश्चर्य नहीं है कि अमित शाह के सहकारिता मंत्रालय के सचिव को मुख्य चुनाव आयुक्त का पद दिया गया ताकि भाजपा की राजनीतिक सुविधा के लिए नियमों को फिर से लिखा जा सके। पार्टी ने सीधे तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्हें आड़े हाथों लिया है। जैसा आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन जिस तरह टीएमसी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हमलावर हैं, उससे आयोग के लिए प्रक्रिया मुश्किल होती जा रही है। वहीं अब देखना होगा कि टीएमसी के इन आरोपों पर आयोग की तरफ से कोई रिएक्शन आता है या नहीं। एसआईआर को लेकर पूरे देश में बवाल छिड़ा हुआ है, तो विवाद पीएम मोदी की डिग्री को लेकर भी देखा जा रहा है। पीएम मोदी को लेकर बीजेपी ने दावा किया था कि उन्होंने 1978 में डीयू से बीए पास किया था। इस डिग्री को सार्वजनिक करने की मांग भी की गई। अब एक बार फिर यह मामला सुर्खियों में आ गया है और इसी सिलसिले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को अहम आदेश दिया है। तो क्या है यह आदेश और क्या है पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ी ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ा विवाद एक बार फिर दिल्ली हाईकोर्ट की कार्यवाही के कारण सुर्खियों में आ गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया है कि वो केंद्रीय सूचना आयोग के 2016 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलों में हुई देरी को माफ करने की अर्जी पर 3 हफ्ते में अपना ऑब्जेक्शन यानी आपत्ति दाखिल करे। आइए समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल साल 2016 में केंद्रीय सूचना आयोग ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को आदेश दिया था कि वो 1978 में बीए पास करने वाले सभी छात्रों का रिकॉर्ड सार्वजनिक करे, जिनमें पीएम मोदी भी शामिल थे। डीयू ने केंद्रीय सूचना आयोग के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील दाखिल करने में देरी कर दी। अब चीफ जस्टिस की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने डीयू को निर्देश दिया है कि अपील में हुई देरी को माफ करने की अर्जी पर वो 3 हफ्ते के भीतर अपनी आपत्ति यानी ऑब्जेक्शन दाखिल करे। इसके बाद अपीलकर्ता को डीयू के जवाब पर प्रतिवाद दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते का समय मिलेगा। अब इस मामले में 2 बड़े सवाल उठाए गए हैं। पहला सवाल कि क्या किसी व्यक्ति की डिग्री की जानकारी को आरटीआई की धारा 8 के तहत छुपाया जा सकता है, और दूसरा कि क्या इस जानकारी को सार्वजनिक करना बड़े जनहित यानी लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले 25 अगस्त 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने केंद्रीय सूचना आयोग के पुराने फैसले को रद्द कर दिया था। एकल पीठ ने कहा था कि डिग्री तो व्यक्तिगत जानकारी है जो आरटीआई की धारा 8(1)J के तहत गोपनीय है। इसे तभी सार्वजनिक किया जा सकता है जब बड़ा जनहित साबित हो। अब सबकी निगाहें 16 जनवरी 2026 को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। पीएम मोदी की डिग्री को लेकर बवाल मचा हुआ है, तो पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह को लेकर भी महाराष्ट्र में लड़ाई छिड़ी हुई है। शिवसेना और एनसीपी भले ही 2 गुटों में बंट गई हैं, इसके बावजूद इन पक्षों में तनाव खत्म नहीं हुआ। असली पार्टी और पार्टी के चिन्ह की हकदार कौन है, ये फैसला कोर्ट को करना है और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में शिवसेना बनाम शिवसेना और एनसीपी बनाम एनसीपी की लड़ाई एक बार फिर चर्चा में बनी हुई है। शिवसेना में नाम और सिंबल के लिए छिड़ी लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शिवसेना उद्धव गुट का दावा है कि वो असली शिवसेना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें आयोग ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के गुट को असली शिवसेना मानते हुए धनुष बाण का सिंबल भी उन्हें सौंप दिया। उद्धव ठाकरे ने अपनी याचिका में कहा कि शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की विरासत है और उनका बेटा होने के नाते पार्टी पर मेरा हक है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने इस मामले को 21 जनवरी 2026 को अंतिम सुनवाई के लिए लिस्ट कर दिया है, यानी मामले में 21 जनवरी को फैसला आ जाएगा। इसके साथ ही बेंच ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार की याचिका पर भी सुनवाई को मंजूरी दे दी। शरद गुट ने भी चुनाव आयोग के उस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की है जिसमें उसने अजित पवार की एनसीपी को आधिकारिक तौर पर असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मान्यता दी और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह घड़ी आवंटित कर दिया।
कोर्ट का मानना है कि इन दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जा सकती है क्योंकि दोनों ही याचिकाओं में एक जैसी मांग की गई है। बेंच ने कोर्ट मास्टर को यह भी आदेश दिया कि 22 जनवरी को कोई और मामला लिस्ट न किया जाए, जिससे कि अगर सुनवाई को दूसरे दिन भी जारी रखना पड़े तो कोई मुश्किल ना आए, इस पूरे मामले का निपटारा किया जा सके। यानी अगली सुनवाई में कोर्ट इस मामले में फैसला सुना देगा। अब देखना यह होगा कि जीत किसकी होती है, क्योंकि ये लड़ाई सभी पक्षों के अस्तित्व के लिए काफी अहम मानी जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की इस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। तो बिहार में एग्जिट पोल के नतीजों में बीजेपी जीत गई है। वैसे बिहार में प्रचार के दौरान में जिन जिन लोगों ने ये देखा, जो कि वहाँ के चश्मदीद हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो ये देख कर आए, उन्होंने बताया कि कोई भी ऐसा व्यक्ति शायद ही हो जो ये कह रहा हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे वृद्ध हो, कि वो तेजस्वी को वोट नहीं देगा। उम्मीदों का चिराग लिए हुए बीजेपी और जेडीयू को इस बात का अंदाजा था कि इस बार लोगों की आक्रोश की लालटेन की रोशनी में उनके चिराग टिमटिमाएंगे, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा है कि इस अंधेरे में जो डकैती या चोरी है उसको देखना होगा कि क्या ये लालटेन की रोशनी रोक पाएगी। ये तो 14 तारीख की सुबह को ही पता चलेगा। रात अभी बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।